गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने मैक्सवेल वोल्टेज मान का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था उसके द्वारा अणु के घनत्व के आधार पर अपन ने ऊर्जा वितरण को समझा था, और उसके साथ साथ में अपन ने जो बॉन्ड लेंथ थी, बॉन्ड लंबाई, उसके बारे में भी हमने जो व्यंजक था वो प्राप्त किया था। अब इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें है कि अगर सी अणु के लिए जे बराबर 0 से जे बराबर 1 ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रथम संक्रमण में, तो घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन कितनी है, 3.8424 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो तरंग संख्या पर आती है तो सी का अणु का जड़त्व आघूर्ण व बंध लंबाई की गणना करो, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो न्यू बार होता है जे बराबर 0 से जे बराबर 1 के लिए कितना होता है एनर्जी गैप, उसके बीच में 2b के बराबर होता है, अर्थात आपको 2b दे रखी है, ट्रांजिशंस के बीच की एनर्जी गैप दे रखा है, 2b बराबर कितना है, 3.8424। तो अगर आपको बी निकालना है तो इसका 2 का भाग देते कितना आता है, 1.9212, ठीक है। उसके पश्चात है अपने को आई की रिक्वायरमेंट है कि आई बराबर क्या होता है, कि आई बराबर एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी सी, ठीक है। बी के अपन ने वैल्यू निकाल ली है, 8, एच कांस्टेंट है अपने पास, ही यहाँ पर दे रखा है अपने को, ठीक है। तो सबकी जो वैल्यू रखते हैं अपन, एच की वैल्यू रख दी 6.624 इंटू 10⁻27, 8 इंटू 3.1414, ठीक है। और एम की अपने सी यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वेग है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स है। और बी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1.9212, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो जो आई की वैल्यू आती है कितनी आती है, 1.4567 इंटू 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन म्यू की बात करें, ठीक है, कि म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगर अपन देखें m1 यहाँ पर क्या है, C12, तो C12 का अगर अपन देखें कार्बन और ऑक्सीजन का अगर अपन मास की बात करें तो ये कार्बन 12 का कितना है, 12 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो एग्जैक्ट 16 होता है, लेकिन 16 मानता है, तो एग्जैक्ट अगर अपन बात करें तो कितना होता है ऑक्सीजन का मास, मोलिकुलर मास कितना है, m2 कितना वेट है इसका, 15.9949, ठीक है। तो अगर अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे अगर प्लस में है तो 15.9949 इंटू 1/n है, एन यहाँ पर क्या है, अवोगाद्रो नंबर है, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अगर अपन म्यू को सॉल्व करें, ठीक है, तो म्यू बराबर आता है 1.14 इंटू 10⁻23 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 1.14 इंटू 10⁻26 किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अगर अपन आर सी ओ की बात करें, आई अपन ने निकाल लिया है, म्यू अपने पास है, ठीक है। यहाँ पर एम और एम टू यहाँ पर क्या मोलिकुलर एटॉमिक वेट है इसका, ऑक्सीजन और कार्बन का, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आर सी ओ अपने पास है तो अगर अपने को आर निकालना है तो कितना होता है, रूट आई अपॉन म्यू, ठीक है। आई अपन ने निकाल लिया है, म्यू अपने पास अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद में जो आर सी ओ आता है कितना आता है, 1.13 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर में। जो पिछला नंबरिकल था वो भी इसी तरीके से सॉल्व करना था, जिसमें अपने को पहले आई की वैल्यू निकालनी थी, फिर आई की वैल्यू निकालने के बाद में आपको म्यू के अंदर उन दोनों के वैल्यूज पुट करनी थी, और बाद में आई और एम की म्यू की वैल्यू आने के बाद में जो मेन फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू रखनी थी। नेक्स्ट है समस्थानिक प्रभाव, आइसोटॉप इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है, या फिर घूर्णन स्पेक्ट्रा पर अपन समस्थानिक प्रभाव की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द्विव परमाणु अणु में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिक होते हैं, ठीक है। डायटोमिक अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होते हैं, अलग अलग समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का है, होते हैं, कार्बन के हैं, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 12, तो अतः भिन्न भिन्न घूर्णन स्पेक्ट्रा भी होंगे उनके, ठीक है। यदि किसी अणु का एक परमाणु समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है, तो उनकी अंतर्नाभिक दूरी में तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन परमाणु द्रव्यमान बदलने से उनका समानित द्रव्यमान भी क्या बदल जाएगा, अतः जड़त्व गुणों में परिवर्तन होगा और बी के मान भी बदल जाएंगे।
अगर अपन बात करें कि कोई भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर अगर अपन एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या एक आइसोटोप डाल दें, ठीक है, तो जो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो आपको पता है जो समस्थानिक होते हैं वो अपने नॉर्मल कंपाउंड से क्या थोड़े भारी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम थोड़ा भारी होता है, हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम से भारी क्या होता है, टाइटेरियम ट्रिटियम होता है, ठीक है। तो समस्थानिक होते हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो समस्थानिक अगर भारी होंगे, अगर पूरे नॉर्मल कंपाउंड से रिप्लेस करते हैं समस्थानिकों को, तो जो पूरा कंपाउंड का जो द्रव्यमान होगा, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान होता है वो क्या बदल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सामान्य द्रव्यमान भी बदल जाएगा। द्रव्यमान बदला तो क्या जड़त्व आघूर्ण में भी परिवर्तन होगा, और अगर जड़त्व आघूर्ण में परिवर्तन हुआ तो क्या बी के मान में भी परिवर्तन आएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अतः समस्थानिकों को रिप्लेस करने से उस मॉलिक्यूल के द्रव्यमान, जड़त्व आघूर्ण और बी के मान में अगर परिवर्तन आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रोमेट्री से हम किसी भी दिए गए नमूने में समस्थानिक की मात्रा, उसका परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा अपन कोई भी कंपाउंड के अंदर जो आइसोटोप इफेक्ट है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसके लिए अवशोषण तीव्रता में होने वाले परिवर्तन का क्या मापन किया जाता है, ठीक है। अवशोषण तीव्रता में जो डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल कंपाउंड में और आइसोटोपिकली लेबल्ड जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर अपन इनके अंदर ये चेक कर सकते हैं आइसोटोप का इफेक्ट। उदाहरण के लिए अगर अपन देखते हैं कि यदि किसी CO मॉलिक्यूल में कार्बन 12 को कार्बन 13 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। कार्बन 12, ठीक है, तो कार्बन 13 उसका क्या आइसोटॉप है, तो कार्बन 12 की जगह अपन क्या कार्बन 13 काम में लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखते हैं कि C12 और ऑक्सीजन 16 का सामान्य द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, जो कितना आएगा 12 × 16, 12 + 6, ठीक है, 16। मतलब पहले कार्बन 12 यूज़ लेते हैं अपन, ठीक है। बाद में जो उस वक्त जो सामान्य द्रव्यमान है कितना है, M1 × M2 कितना आता है, 1.138 × 10⁻³ ठीक है, एक CO के लिए। अगर उसी प्रकार अगर C13O16 की बात करें, मतलब आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन से रिप्लेस कर दिया अपन ने कार्बन 12 को, तो उस कंडीशन में जो कार्बन है का जो मतलब CO का जो सामान्य द्रव्यमान होता है वो कितना आता है, अब यहाँ पर 13 × 16/13 + 16, ठीक है, काम में लेते हैं और सोल्व करने पे कितना आएगा 1.191 × 10⁻23 किलोग्राम। मतलब उसका जो सामान्य द्रव्यमान है, ठीक है, आइसोटोप इफेक्ट से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक ठीक है। चूँकि अंतर्नाभिक की दूरी r का मान समान होता है, अतः कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 तथा कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 के जड़त्व आघूर्ण के मान भी इसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। अब अंतर्नाभिक की दूरी r तो बराबर हो गई, ठीक है, लेकिन उसके जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कैसे, जैसे अपन बात करते हैं कि I = μr², ठीक है, तो कितना है देखिए, अगर अपन रेशियो देखें तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जैसे कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 का तो कितना था 1.138 और इसका कितना था 1.191, ठीक है। चूँकि घूर्णन स्थिरांक B बराबर Nc/8π² IC का मान जड़त्व आघूर्ण I की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 के B का मान कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 से अधिक होगा, ठीक है, जिससे इन दोनों अणुओं के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में क्या अंतर आ जाएगा, ठीक है। समीकरण EJ बराबर BNC JJ + 1 सेंटीमीटर इनवर्स, अर्थात EJ किसका समानुपाती है, B से। तो स्पष्ट है कि कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 के जो ऊर्जा स्तर हैं वो कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 की तुलना में क्या होंगे, उच्चतर होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर B बराबर Nc/8π² IC का मान क्या I के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात I ज़्यादा है तो B की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर अपन इसे यही रिलेशन अगर अपन EJ बराबर BNC JJ + 1 में काम में लें तो EJ किसका समानुपाती है, B के, ठीक है। और जिसके I ज़्यादा होगी उसका B का मान कम होगा और B का मान कम होगा तो उसके EJ की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 के I का मान ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके B का मान भी कम होगा और EJ का मान भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 के जो ऊर्जा स्तर हैं वो कार्बन 13 और ऑक्सीजन 16 की तुलना में क्या होंगे, उच्चतर होंगे। CO के घूर्णन स्पेक्ट्रा से स्पष्ट है कि भारी समस्थानिक और कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 की स्पेक्ट्रम की लाइनों के मध्य दूरी घटती है,
ठीक है, क्योंकि न्यू डेल्टा न्यू बार बराबर 2b, अतः इस प्रकार स्पेक्ट्रम की सहायता से हम समस्थानिक के सही द्रव्यमान का परिकलन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर अपन सीए के गुणन स्पेक्ट्रा से बात करें तो भारी जो समस्थानिक होते हैं उस पर स्पेक्ट्रल के जो लाइन होती है उनके बीच की जो दूरी होती है वो घटती जाती है। ठीक है, कैसे देखते हैं कि डेल्टा न्यू बार अपॉन डेल्टा न्यू बार डैश बराबर कितना है, 2b अपॉन 2b डैश बराबर आई डैश अपॉन आई बराबर म्यू डैश अपॉन म्यू। दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इस प्रकार डेल्टा न्यू बार व डेल्टा न्यू न्यू बार डैश को स्पेक्ट्रम द्वारा ज्ञात करके म्यू डैश अपॉन म्यू के अनुपात को परिकलित कर लेते हैं, और इस अनुपात से निम्न समीकरण के साथ अपन म्यू वन डैश का एम वन डैश का परिकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन ट्रांजेक्शन देखते हैं तो कुछ इस प्रकार इसमें ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है कि एक तरफ तो है किसका, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 का, दूसरी तरफ ट्रांजेक्शन दे रखा है कार्बन 13 और ऑक्सीजन 16 का। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जैसे जैसे मान बढ़ते जाते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन का मान होता है तो एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ रही है। ठीक है, अर्थात इसमें जो मान है वो नॉर्मल कंडीशन के जो मान होते हैं उससे थोड़े उच्चतर होते हैं। उसी प्रकार अगर अपन की वैल्यू देखें 2b की है और 2b डैश है तो इसमें थोड़ा विचलन प्रदर्शित हो रहा है इसमें। ठीक है, जैसे जैसे मान बढ़ेंगे तो उनकी रेखाओं के बीच में जो स्पेक्ट्रम में रेखा है उनके बीच में जो तीव्रता के मान में क्या आती है, कमी आती जाती है। नेक्स्ट है अदृढ़ गुणक का जो गुणात्मक विवरण है। ठीक है, उसके बारे में नॉन रिजिटेड था उसके गुणात्मक विवरण के बारे में हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।